हेलो एवरीवन, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस इस समय आरआरबी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रही है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रतिदिन एक वीडियो उपलब्ध कराया जाता है जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। और ये जो वीडियोज़ होता है वो स्पेशली यूजीसी नेट एजुकेशन और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन बीएड, यूपी पीजीटी एजुकेशन और स्पेशली जो आपका आरआरबी का टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, कॉमन सिलेबस है, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए जो सिलेबस रखा गया है पूरा सिलेबस कवर कर रहा है। 10:30 बजे प्रतिदिन वीडियो मिल जाता है, आप उसको देखिए। आप लोगों के साथ एक शिकायत भी है कि आप वीडियो को देखते तो हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा ये कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसका आप लाभ ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, लाभ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिसका वीडियो का लिंक आपको तुरंत ही मिल जाया करेगा अगले दिन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, परिणामवाद की वजह से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में आरंभ में की एक योजना जो नवीन चीज़ का उल्लेख करती है वो क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है डाल्टन योजना, परियोजना पद्धति, कार्यक्रम पद्धति और या किंडरगार्टन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परियोजना पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ही हम इसको कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड को ही परियोजना पद्धति कहते हैं। और ये जो परिणामवाद यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था, परिणामवाद का मतलब होता है आपका प्रयोजनवाद, और प्रयोजनवाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का संबंध समाज विज्ञान से है क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था समाज ही करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम और साधन दोनों ही हैं। शिक्षक को सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है और या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4 और क्वेश्चन है कि शिक्षा का संबंध समाज विज्ञान से क्यों है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम और साधन दोनों ही होती है, इसीलिए शिक्षा का समाज विज्ञान से संबंध है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सीरीज़ हम चला रहे हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को सही तरीके से लगाते हैं, प्रतिदिन जो मैं सुबह आपको 10:30 बजे वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ उनको अच्छे से देखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 50 नंबर की सीरीज़ है उसमें से 45+ आप इसमें से गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिस्टमैटिक वीडियो चाहिए है तो आप हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा 50 नंबर की जो तैयारी है, व्यावसायिक दक्षता प्रोफेशनल एबिलिटी का जो कोर्स होगा, पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। हम इसमें पहले ही प्री रिकॉर्डेड मोड में ये आपका कोर्स है। इसमें आपको वीडियोज़ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और PDFs मिलेंगे। इन सभी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 45+ आराम से गेन कर सकते हैं। और सिर्फ आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही लगानी है तो टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग से कोर्स मैंने अपने ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है। जॉन डेवी, महात्मा गांधी, आचार्य रजनीश या जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन डेवी, क्योंकि जॉन डेवी ने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक की रचना की थी। और शिक्षा जगत में जॉन डेवी प्रयोजनवादी दार्शनिक रहे हैं और इन्होंने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की रचना की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच प्राप्त व्यक्तिगत विभेद को जानना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात की गई है कि क्योंकि ये क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपके पास है पहला, शिक्षक विद्यार्थी को उसके स्वास्थ्य के अनुसार दंड दे सकता है, या शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करने का मार्ग तलाश सकता है, या स्वच्छंदता के निर्माण में सहयोग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उनकी अलग अलग योग्यताओं के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान भी अलग अलग तरीके से कर सकता है, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिवर्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था। इसका जो आपके पास ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, कोहलर,
पावलोव या इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक ने जो दिया था सिद्धांत, और वो एसआर बॉन्ड थ्योरी थी जिसे हम ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं। कोहलर ने जो दिया था वो था आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट से रिलेटेड थे ये। और इसके बाद अगर पावलोव की बात करते हैं तो ये जो है किसकी बात करते हैं, ये अनुबंधित प्रतिवर्त की बात करते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। पावलोव की ये अनुबंधित अनुवर्त क्रिया या हो अनुबंधित प्रतिवर्त, इसका जो संबंध होगा वो होगा पावलोव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनः स्वास्थ्य क्या है। मनः स्वास्थ्य क्या है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैं आपको बता दूं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए, पढ़िए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जहाँ भी कोई समस्या आती है मैं उसका समाधान करने के लिए बैठा रहता हूँ। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और नोट करते जाइए। किसी के साथ झगड़ा ना करना, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की दशा, या विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ाना, दूसरों की बात समुचित ढंग से सुनना। मनः स्वास्थ्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की दशा को हम मनः स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की जरूरत क्यों है। एग्ज़ाम हम क्यों करवाते हैं, ये पूछा गया है। एग्ज़ाम हम क्यों करवाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। यह सर्व संबंधित को एक पुनर्निवेशन प्रदान करता है, कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षकों से ट्यूशन के लिए सिफारिश करता है, या विद्यार्थी हमेशा सजग रहें इसके लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्निवेशन के लिए। मीन्स अगर परीक्षा हम करते हैं, किसी की कोई कमी है तो उसको हम जो है कमी को दूर करते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, उसका उपचार करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका का परिकलन किस मामले में किया जाता है। माध्यिका मीन्स मीडियन और परिकलन का मतलब कैलकुलेशन। तो माध्यिका का हम जो यूज़ क्यों करते हैं या किस मामले में करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। औसत ज्ञात करने के लिए, उस स्थिति को ज्ञात करने के लिए जिसके नीचे या ऊपर 50% प्राप्तांक पढ़ते हों, या स्थिर केंद्रीय प्रवृत्ति मान को ज्ञात करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आपको याद होना चाहिए कि माध्यिका का जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि 50% अंक उसके नीचे और 50% अंक उसके ऊपर होते हैं, वही माध्यिका कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन सीधी सीधी पूछ ली गई यहाँ पर घुमा फिरा के। सहसंबंध का गुणांक क्या होता है। सहसंबंध कोफिशिएंट के बारे में बात की गई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं। एक तरह का प्रभाग, 2 परिवर्तियों के बीच सहसंबंध का एक सूचक, जांच सूची या मूल्य निर्धारण पैमाने के बीच संबंध, प्रेक्षक की भूल की दर। ऑप्शन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। इसमें पूछा गया है कि सहसंबंध गुणांक हम क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2 परिवर्तियों के बीच सहसंबंध का एक सूचक होता है कि 2 चीज़ें कोई हैं उनके बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है ये बताता है। मीन्स गणित के अंक और फिजिक्स के अंक में क्या सहसंबंध है, या इन दोनों विषयों में क्या क्या कोरिलेशन है, ये बताता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ पर मुख्यतः जो सहसंबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। अब इसी में से आप देखेंगे +1 से लेके -1 तक का पूरा कोरिलेशन की वैल्यू होती है। और परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 बन जाता है, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 बन जाता है। इनके बीच में बहुत सारे पार्ट दिए रहते हैं, उसी के आधार पर सहसंबंध गुणांक की हम गणना कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति किसने की थी। कार्य अनुभव की संस्तुति किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में, कोठारी कमीशन 1964 में, मुतालिक कमीशन 1952 में, या राधा कृष्ण आयोग 1948 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में, क्योंकि इसके आचार्य नरेंद्र देव समिति 2 थी, एक 1937 में आई थी और एक जो है 1953 में आई थी। जो 1953 की
समिति थी, उसने कहा था कि माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव पर हमें जो है को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मीन्स प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए जिसमें बालक जो है कार्य आधारित शिक्षा प्राप्त करे, कार्य अनुभव उसमें सम्मिलित हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की चरित्र का संपूर्ण विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सामाजिक विकास, या व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शुरू हुई, कब हुई, किस समय हुई, ये आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, या चंद्रशेखर के समय में। मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो राजीव गांधी है। रीज़न, क्योंकि 1984 में जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनका निधन हो गया था। इसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उस समय, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, और राजीव गांधी जी ने 1950 से लेकर वर्तमान समय में 1984 के लगभग उन्होंने क्या किया, एक पूरा शिक्षा का एनालिसिस करवाया, पूरा विश्लेषण करवाया, और उसकी रिपोर्ट जो है संसद में पेश करी, और पेश करने के बाद फिर उसी समय ये जो है नई शिक्षा नीति की बात की गई 1986 की, और नई शिक्षा नीति को लाया गया। फिर बाद में पता चलता है कुछ समय बाद एक इसी में संशोधन किया गया 1992 के नाम से, और फिर इसके बाद 2020 जो नई शिक्षा नीति है वो आई, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, लगभग 37 वर्षों बाद इसको देखने को मिला। ऐसा सुझाव दिया गया कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सत्र मूल्यांकन किया जाए। ये इसका क्या लाभ होगा, ये आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कहने का ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में मूल्यांकन अगर हम करते हैं, उसकी बजाय हम सत्र के मध्य में ही मूल्यांकन करते रहें, या पूरे वर्ष भर मूल्यांकन करते रहें, ये किसके अंतर्गत आता है, इससे क्या लाभ होंगे, ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग। ऑप्शन नंबर है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। केवल छात्रों के लिए, क्योंकि वे अपनी श्रेणी सुधार कर सकेंगे। केवल शिक्षकों के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में प्रश्न पत्र बनाने और परीक्षा लेने में परेशानी से वे बच जाएंगे। या केवल शैक्षिक प्रशासकों के लिए, जो क्योंकि वे ये कमजोरी विद्यार्थियों को आसानी से छांट सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऐसा करने से लगातार उनमें जो है प्रतिपुष्टि मिलती रहती है, फीडबैक मिलता रहता है, जो कमी है वो जो है उनको दूर करने की में सहायक हो जाता है। इसीलिए सतत आंतरिक मूल्यांकन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना भारत सरकार ने आरंभ की थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नेशनल एडल्ट एजुकेशन की बात कब की गई, ये आपसे पूछा गया। 1978 में इसकी बात की गई, क्योंकि 1979 में एक तरीके से ये मान के चलो जनता दल की सरकार आई। उन्होंने प्राथमिक स्तर, जैसे कि अभी हमारा जो सिस्टम रहा है वो क्या है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, ठीक है, 3 सिस्टम है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्राइमरी तो रहेगी रहेगा, बेसिक एजुकेशन तो रहेगी, साथ ही साथ उन्होंने फिर रख दिया एडल्ट एजुकेशन, फिर रख दिया माध्यमिक, फिर जो है हायर रख दिया। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो प्रौढ़ शिक्षा पर किया। प्रौढ़ शिक्षा योजना लेकर आए कि जो 15 से 35 वर्ष के बच्चे हैं, जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए किसी कारण बस, उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 1979 में मुख्य तौर पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 1978, तो यहाँ पर 1978 इसका राइट आंसर होगा। अगर 1979 ऑप्शन आता है तो 1979 ही आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति शिक्षा के खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है? शिक्षा का दोहरा मानदंड, धनी व्यक्ति खराब स्तर की परवाह नहीं करते, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं, विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले प्रश्न को समझना चाहिए कि कौन सी स्थिति शिक्षा की खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है।
देखो, धनी व्यक्ति अगर किसी स्तर की परवाह नहीं करता तो इससे जो है शिक्षा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर शिक्षा का दोहरा मानदंड हो जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फ़र्क पड़ेगा। विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते, अगर विद्यार्थी धार्मिक है अथवा नहीं है तो शिक्षा की स्थिति पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि शिक्षा का मानदंड शिक्षक और विद्यार्थी, ये जो है ऐसे तीन कारक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो उसका एक तरीके से पाठ्यक्रम कह लो या उसकी व्यवस्था कह लो, जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष शिक्षा पर जो है किसी तौर पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। विद्यालयों में लिंग न्याय क्यों नहीं है? परंपरा की वजह से। यह अपेक्षित है कि लड़कियों के पाठ्यक्रम का क्षेत्र अलग हो, समाज में भेदभाव, या लड़कियों की शिक्षा में रुचि नहीं लेती है, लड़कियां शिक्षा में रुचि नहीं लेती हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है समाज में जो भेदभाव की वजह से लिंग न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि जिस पर परंपरा का भी प्रभाव रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को दर्शन शास्त्र भी जानना चाहिए। शिक्षकों को दर्शन शास्त्र भी जानना चाहिए, क्यों? फिलॉसफी के बारे में क्यों जरूरी है एक शिक्षक को जानना? इसीलिए आपने देखा होगा कि बीएड में फिलॉसफिकल एजुकेशन की बात की गई है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि वो सारी चीज़ें जाने। क्यों जाने? शिक्षकों को दर्शन शास्त्री होना चाहिए, या उन्हें इस भौतिक संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे शैक्षिक प्रश्न अंततः दर्शन शास्त्र के ही प्रश्न होते हैं, और भारतवर्ष दर्शन शास्त्रियों का ही देश है, इसलिए करना चाहिए। बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सभी शैक्षिक प्रश्न अंततः दर्शन शास्त्र के ही प्रश्न होते हैं, इसीलिए उसको जो है दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मुख्यतः शिशु केंद्रित शिक्षा का सुझाव देती है? दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मुख्यतः शिशु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समझ रहे हो? शिशु केंद्रित का मतलब होता है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या परिणामवाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो, प्रकृति के रूप, प्राकृतिक रूप से जो सीखेगा वही सत्य है, और वही उसके कार्यानुभव के माध्यम से लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई सीइंग की बात करते हैं, लर्निंग बाई एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि आप कुछ उसे सिखाओ, क्योंकि वो उसके अंदर जो कुछ है पहले से विद्यमान है, बस उसे अनुभव करने की बात है, बस उसे जो है समझने की बात है, वो समझ लेगा। प्रकृतिवादी ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा शिक्षा की विधि से अधिक लक्ष्य और उद्देश्य को महत्व प्रदान करती है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद या मार्क्सवाद? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आदर्शवाद में उसकी लक्ष्य और उद्देश्यों की बात की गई है। उद्देश्य प्रमुख माने गए हैं आदर्शवाद में। आदर्शवाद में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और शिक्षण विधियों का संबंध जो एक तरीके से प्रकृतिवादी से है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा जो शिक्षण की विधि से संबंधित है, तो वहाँ पर आप कर देंगे प्रकृतिवाद। शिक्षण की विधि समझ रहे हो ना, टीचिंग मेथड्स अगर पूछ लिया जाए तो हम जो कर देंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, और उसके उद्देश्य की बात पूछ ली जाए तो हम कर देंगे आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, हंटर आयोग 1882 ने मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं? हंटर आयोग 1982 में जब ये आया तो इसने जो है किस संबंध में अपनी संस्तुतियाँ दी? प्रमुख रूप से वो था आपका प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया, और इसका जो गठन था वो 1882 में किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है जो वुमेन एजुकेशन है उस पर भी बात करी थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे एक नए बैच की, जो कि स्टार्ट हो गया है।
ये बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप के माध्यम से हम इसको पूरा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस समय जो हम कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ पेपर 2 की फीस देनी है। पेपर 1 टोटल फ्री है। पेपर 1 टोटल फ्री है और ये रिकॉर्डेड मोड में हमने इसको जो है कर दिया है इस समय अवेलेबल। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। लाइव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नया बैच स्टार्ट हो गया है। इसका जो माध्यम होगा वो इंग्लिश हो गया, हिंदी और इंग्लिश होगा। मीन्स हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस कोर्स में जो हमारे सिलेबस में से संबंधित होंगे। 150 घंटे की हम लाइव क्लास देंगे। 222 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं और 51 प्लस मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं। पीडीएफ्स आपको देंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा और इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 1 दोनों के लिए हम जो है कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी आपकी क्वेरी इस कोर्स से रिलेटेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 7905411550 पर। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर उपयोगी सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे पास एनालिटिक्स में इस चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपका एक चैनल का सब्सक्रिप्शन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मुझे मोटिवेशन देता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही मोटिवेट बना रहा हूँ और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, उससे लाभ लेते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।